बारे में 4 तरीके के जो होते हैं इफेक्ट, जैसे कि थेरापेटिक इफेक्ट होता है, दूसरा साइड इफेक्ट इफेक्ट होता है, तीसरा कौन सा एडवर्स इफेक्ट होता है और चौथा कौन सा होता है टॉक्सिक इफेक्ट होता है। टॉक्सिक इफेक्ट जो होता है, अब मैं इनके बारे में। हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो में लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ डीएसएसबी का प्रीवियस एग्जाम पेपर। जो मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी डीएसएसबी प्रीवियस एग्जाम पेपर की 2019 की, जिसमें मैंने बोला था कि उसका पार्ट 2 भी आएगा। तो उसके पार्ट 2 के लिए कई कमेंट आई थी मेरे पास, तो आज वही पार्ट 2 के जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि प्रीवियस डीएसएसबी का एग्जाम पेपर ओटी टेक्नीशियन या ओटी असिस्टेंट का जो हुआ था उसी के बारे में बात करेंगे उसी को। तो दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, क्योंकि तो क्वेश्चन हैं जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपके काम आएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो है हमारे एमसीक्यू की सीरीज। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला सवाल कह रहा है हमसे, ए टॉक्सिक इफेक्ट डिफर फ्रॉम ए साइड इफेक्ट इन दैट। टॉक्सिक इफेक्ट डिफर फ्रॉम ए साइड इफेक्ट इन दैट। तो सवाल अगर हिंदी में बात करूं तो हिंदी में कह रहा है कि इसमें विषैला प्रभाव दुष्प्रभाव से भिन्न होता है। इसमें विषैला प्रभाव दुष्प्रभाव से भिन्न होता है। जैसे ऑप्शन की मैं बात करूं, ऑप्शन ए की बात करूं, इट इज नॉट ए फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द ड्रग, यानी कि यह दवा एक औषधीय प्रभाव नहीं है। या फिर ऑप्शन बी की बात करूं, इट इज ए मोर इंटेंस फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट दैट अकर एट ए हाई डोज और आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड मेडिकेशन। ऑप्शन सी की बात करते हैं हम इसी में। ऑप्शन सी है, इट मस्ट इन्वॉल्व ड्रग इंड्यूस्ड सेलुलर इंजरी, यानी इसमें दवा से प्रेरित सेलुलर चोट शामिल होनी चाहिए। या फिर ऑप्शन डी की बात करते हैं, इट इन्वॉल्व होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म, यानी इसमें मेजबान रक्त शामिल है, रक्षा तंत्र शामिल है। मतलब हिंदी में बात करें तो इसमें मेजबान रक्षा तंत्र शामिल है। ये है इसके ऑप्शन। अब पहले हमें ये पता होना चाहिए इनके जो टॉक्सिक इफेक्ट की पूछा और साइड इफेक्ट, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। देखो, ये 4 तरीके के हम कह सकते हैं। सवाल तो समझ आएगा, क्योंकि मैं इनके कुछ ऑप्शंस डिस्कस कर लेता हूँ और जिनके बारे में 4 तरीके के जो होते हैं इफेक्ट, जैसे कि थेरापेटिक इफेक्ट होता है, दूसरा साइड इफेक्ट इफेक्ट होता है, तीसरा कौन सा एडवर्स इफेक्ट होता है और चौथा कौन सा होता है टॉक्सिक इफेक्ट होता है। टॉक्सिक इफेक्ट जो होता है, अब मैं इनके बारे में बात करते हैं। थेरापेटिक इफेक्ट क्या है कि कुछ दवाइयाँ जैसे कि होती हैं, जैसे सिट्रेजिन है, कुछ दवाइयाँ हैं कि हमें पता है कि सिट्रेजिन का साइड इफेक्ट होगा। तो साइड इफेक्ट क्या है कि प्री प्लान्ड होता है, मतलब दवाई पे पहले मेंशन होता है कि ये आप दवाई दोगे तो इसका ये साइड इफेक्ट हो सकता है। तो मेंटली प्रिपेयर रहते हैं डॉक्टर्स भी और पेशेंट भी, कि हमें पता है जैसे कि सिट्रेजिन दे दी टैबलेट, तो उसको खाने के बाद क्या होगा कि पेशेंट को ड्राउजीनेस होगा, यानी नींद सी आएगी। जब नींद सी आएगी तो उसका वो साइड इफेक्ट रहा, तो पहले प्री प्लान्ड है, तो कुछ समय के लिए आएगी और चली जाएगी। ये हो गए साइड इफेक्ट की बात करें। ज़्यादातर दवाइयों में उनके साइड इफेक्ट लिखे होते हैं, या पता होता है डॉक्टर को, वो दवाई प्रिस्क्राइब करते समय बता देते हैं कि ऐसा ऐसा इससे हो सकता है। अब अगर यहीं पे एडवर्स इफेक्ट की बात करूं, जो अनप्लान्ड होते हैं, जिनका कोई प्लान्ड नहीं है, कि मतलब अचानक से दवाई खाई और थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि उसको वॉमिटिंग हो गई, डायरिया हो गया, पेन अब्डोमन हो गया, क्या वो एडवर्स इफेक्ट में आएंगे? कि ताकि उनको प्लान नहीं था फिर भी वो अनप्लान्ड में अचानक से सामने आ गए, तो वो एडवर्स इफेक्ट आते हैं, एडवर्स इफेक्ट में कहा जाएगा। और वहीं पे टॉक्सिक इफेक्ट की बात करें, टॉक्सिक इफेक्ट पूछ रहा है ना, ये टॉक्सिक इफेक्ट डिफर फ्रॉम ए साइड इफेक्ट इन दैट, सवाल ये था। अब टॉक्सिक इफेक्ट के बारे में जैसे हम बात करेंगे तो आंसर आपके सामने क्लियर हो जाएगा। टॉक्सिक इफेक्ट क्या है? कोई दवाई है, मतलब मुझे 10 mg खानी थी और वो मैंने 1000 mg खा ली, यानी कि 1 ग्राम खा ली, तो उससे क्या हुआ? टॉक्सिक इफेक्ट हुआ, वो दवाई ना फिर पॉइजन में बदल जाएगी, मतलब विषैला, विषैला जिसको बोलेंगे। ये सवाल में हिंदी में भी वही है ना, इसमें विषैला प्रभाव दुष्प्रभाव से भिन्न होता है, हिंदी में अगर बात करें तो इसकी। तो क्या है कि ओवरडोज हो गया या फिर बहुत लंबे समय तक वो दवाइयां खाई तो टॉक्सिक इफेक्ट करना शुरू कर देती है। तो इसका जो ऑप्शन बी है, इट इज ए मोर इंटेंसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट दैट अकर एट ए हाई डोज और आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड मेडिकेशन, यानी हिंदी में बात करें तो यह एक अधिक तीव्र औषधीय प्रभाव है जो उच्च खुराक यानी ओवरडोज पर या लंबे समय तक दवा के बाद होता है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर। तो वही होता है टॉक्सिक इफेक्ट कि भैया लंबे समय तक, या फिर आपने ओवरडोज कर ली दवाई या लंबे समय तक आप खा रहे हो, तो ये है इस तरीके का। ऑप्शन बी द राइट आंसर। क्लियर है? ये जो थेरापेटिक इफेक्ट, साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट और टॉक्सिक इफेक्ट, इनको पढ़ लेना प्रॉपर तरीके से। जो समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना हमें। और इसका जो पार्ट 1 अगर देखना है आपको तो इसका पार्ट 1 में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं। क्लियर है? चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, द स्मूथ मसल्स स्ट्रक्चर दैट इज रिलैक्स्ड बाय कोलिनर्जिक ड्रग इज, यानी हिंदी में बोला जाए तो चिकनी मांसपेशियों की संरचना को कोलिनर्जिक दवा से शिथिल हो जाती है।
मतलब कोलिनर्गिक ड्रग्स हैं जिनसे क्या है वो शिथिल हो जाती है। ऑप्शन ए की बात करूँ कोलोन है, यानी कि जो आंत होती है। ऑप्शन बी की बात करूँ गैस्ट्रिक फंडस है, या फिर ऑप्शन सी की बात करूँ मेजर ब्रोंकी है, मेजर ब्रोंकी, या फिर ऑप्शन डी की बात करूँ तो ऑप्शन डी है ब्लैडर ट्रायंगोन। तो दोस्तों इसमें कोलिनर्गिक के बारे में पूछा गया तो क्या कहते हो, ब्लैडर ट्रायंगोन को क्या करती हैं, शिथिल कर देती हैं, एक तरीके से हिंदी में बोला जाए तो। ब्लैडर ट्रायंगोन क्या होता है, इसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लेकिन ब्लैडर ट्रायंगोन क्या होता है, जैसे कि एक ब्लैडर है, ये इस तरीके के ब्लैडर हो गए, यूरिनरी ब्लैडर की बात चल रही है। ब्लैडर है, ब्लैडर का काम क्या होता है, रिजर्व करना यूरिन को। तो यूरिन को रिजर्व यानी एक बैग भी मान सकते हो, कह सकते हो, लेकिन ब्लैडर है कि उसको यूरिन आकर उसमें रिजर्व हो जाता है। तो जैसे वो ब्लैडर है, ब्लैडर के बाद क्या यूरेथ्रा स्टार्ट होता है, यूरेथ्रा स्टार्ट होता है तो वहीं पे ट्रायंगोन बना होता है, इस तरीके से आता है ट्रायंगोन, आप इमेज में देख लो, इस तरीके से एक ट्रायंगोन आता है तो ब्लैडर ट्रायंगोन कहलाता है। क्लियर है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नोटोरियस फॉर डेवलपिंग एंटोमाइक्रोबियल रेसिस्टेंट रैपिडली। अगर हिंदी में बोला जाए निम्नलिखित जीव तेजी से रोगाणुरोधी प्रतिरोध विकसित करने के लिए कुख्यात हैं। मतलब ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बता रहे हैं, यानी क्या है, ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें तो ऑर्गेनिज्म के बारे में जैसे ऑप्शन ए की बात करें स्टेप्टोकोकस पायोजेंस, या फिर ऑप्शन बी है मेनिंगोकोकस, या फिर ऑप्शन सी है ट्रेपोनेमा पेलिडम, या फिर ऑप्शन डी है एकेरिया कोली। अब इनके बारे में बात कर लेते हैं। ऑप्शन ए क्या है कि स्टेप्टोकोकस पायोजेन ये कहाँ पे मिलता है, ये में पाया जाता है, जो फाउंड की बात करें ऑन ए पर्सन स्किन और इन देयर नोज एंड थ्रोट, यानी त्वचा के नीचे नाक और गले के पास ये हमें स्टेप्टोकस पायोजेन ये हमें वहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो वहाँ पे पाया जाता है। और ये क्या मेनिंजोकोकस, यानी जो ऑप्शन बी है कोकस, तो ये क्या इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर इन द ब्लड, जो इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर ब्लड जो होता है वहाँ पे ये पाया जाता है कई बार, क्या है कि पॉलीमोरफेनिक्लियर ल्यूकोसाइट्स के पास। तो ऑप्शन सी की बात करें जैसे ट्रिपनोमा पेलिडम, ये क्या है द डर्मल एंड एपिडर्मल जंक्शन जोन, जो डर्मल हमारी स्किन होती है, डर्मल जो होती है, डर्मल और एपिडर्मल का जो जंक्शन जोन होता है वहाँ पे पाया जाता है, जैसे थ्रू आउट द डर्मिस। लेकिन इसमें जो ऑप्शन डी है उस द राइट आंसर, इसके किया कोली, यानी कि कहाँ पे रहता है, आंत यानी गट के में पाया जाता है ये वाला जो ऑर्गेनिज्म है। क्लियर है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है ए प्रोड्रग इज यानी कि एक प्रोड्रग है। ऑप्शन ए की बात करें द प्रोटाइप मेंबर्स ऑफ ए क्लियर क्लास ऑफ ड्रग, यानी हिंदी में बोला जाए दवा के एक वर्ग का एक प्रोटोटाइप सदस्य है, या फिर ऑप्शन बी की बात करें द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ ए क्लास ऑफ ड्रग, यानी औषधि के एक वर्ग का सबसे पुराना सदस्य, या फिर ऑप्शन सी की बात करें इन एन इनएक्टिव ड्रग दैट इज ट्रांसफॉर्म्ड इन द बॉडी टू एन एक्टिव मेटाबोलाइट, यानी कि एक निष्क्रिय दवा जो शरीर में सक्रिय मेटाबोलाइट में बदल जाती है। या फिर ऑप्शन डी की बात करें ए ड्रग दैट इज स्टोर्ड इन बॉडी टिश्यूज एंड इज देन ग्रेजुअली रिलीज इन द सर्कुलेशन, यानी एक दवा जो शरीर के उत्तकों में संग्रहित होती है और फिर धीरे धीरे परिसंचरण में जारी की जाती है। दोस्तों देखो, पहले हमें प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। प्रोडक्ट के बारे में पता है तो ऑप्शन एकदम सामने, आप अपने आप खुद से ही राइट दे देंगे। दो तरीके की दवाइयाँ होती है, एक नॉर्मल दवाई है, फॉर दैट एग्जांपल मैंने मान लिया कि पैरासीटामोल है, वो दवाई मैंने खाई, इनटेक की, दवाई गई, क्या हुआ, ऑब्जर्व हुई, ब्रेक हुई, फिर क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हुआ। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वो जहाँ पे उसको एक्ट करना है वहाँ पे वो पहुंची, उसने अपना इफेक्ट दिखाना शुरू किया और जो डिसीज थी उसको ठीक कर दिया। ये हो गए नॉर्मल जो ड्रग्स होते हैं। प्रोड्रग क्या है, प्रोड्रग क्या है कि पहले कुछ ना, जैसे कि बोला जाए कि पहले उसका जो पार्ट होता है जब मुंह में इनटेक किया, फिर उसके बाद वो ब्रेक हुई, ऑब्जर्व हुई और डिस्ट्रीब्यूट हुई। डिस्ट्रीब्यूट होने में क्या है कि जो फालतू का जो उसके अंदर डाला गया था वो सब वहाँ पे खत्म हो गया, लेकिन जो एक्चुअल में जो चीज़ थी, प्रोडक्ट जो एक्चुअल में जो ड्रग्स थी, जो मात्रा थी, वो तब वहाँ पे निकल के बाहर आई और उसने जाकर डिसीज पे बैठी और अपना काम करना शुरू कर दिया। अगर एग्जाम्पल के तौर पर समझें कि कोई इंसान है, जैसे कि उसके, अगर फिल्मी डायलॉग बोल देते हैं यहाँ पे, चलो एक फिल्मी डायलॉग में क्या होता है कि विलन को मारने के लिए जब हीरो आता है तो उसके आसपास 10 गुंडे खड़े होते हैं, पहले उन 10 गुंडों को मारता है तब जाके वो विलेन के पास पहुंचता है, यानी एक्चुअल में जिसको मारना है वो उसके पास बाद में पहुंचता है। तो जो फिल्म की जो स्टोरी है डायरेक्टर ने जो बनाई थी वो विलेन को मेन बाद के लिए रखा था कि भाई आप एक्चुअल हो, आपसे ही आप गए तो फिल्म गई। तो इस तरीके से एक्चुअल चीज हो प्रोडक्ट में, अगर दवाई से हम इसकी कैलकुलेट करेंगे, दवाई को लेके इसको एग्जांपल समझेंगे, तो एक्चुअल में जो हमारी दवाई है वो जाके वहां पे निकली और उसने अपने जाके इफेक्ट करना शुरू कर दिया, तो वो प्रोडक्ट कहलाते हैं। जो इसमें ऑप्शन सी है इन इनएक्टिव ड्रग दैट इज ट्रांसफॉर्म्ड इन द बॉडी टू एन एक्टिव मेटाबोलाइट, यानी कि एक निष्क्रिय दवा थी जो शरीर से सक्रिय मेटाबोलाइट में बदल गई।
तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। दोस्तों मैं इसमें एक बात और बताऊंगा, अभी जो आपका प्रीवियस ईएसआईसी का जो पेपर हुआ था, पेपर बहुत अच्छा गया था। काफ़ी बच्चों ने मुझे कमेंट करके बताया कि सर पेपर बहुत अच्छा गया और आपने जो पढ़ाया उसमें से काफ़ी सवाल आए भी, और इंक्लूडिंग काफ़ी सवाल के जो लास्ट मैंने सैटरडे को जो वीडियो डाली है, संडे वाले दिन एग्जाम से पहले सैटरडे को जो डाली है 9 तारीख को, उस वीडियो से भी 2 सवाल फंसे और बाकी के सवाल और भी है, मतलब कि 50 सिलेबस के सवाल थे तो काफ़ी सवाल फंसे हुए। तो यहीं पे मैं मान लेता हूँ कि चलो ठीक है, आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जैसे डीएसएसपी का डिफिकल्ट पेपर होता है, चाहे इसके अदर सिलेबस की बात कर लें या फिर इसकी खुद के सिलेबस की बात कर लें। अभी आप सवाल देख रहे होगे तो आपके, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 50% बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पढ़ रखा होगा और 50% बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने सवाल देखे भी नहीं होंगे, जो भी और आगे आने वाले हैं। तो वही है कि ऑनलाइन पढ़ाई में जैसे कि आप मेरे से पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें फ़र्क क्या पड़ता है कि आपने पढ़ाई कर ली या आप किसी और चैनल से ही पढ़ाई करें, आपने पढ़ाई कर ली, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आपके वो नीलबटा सन्नाटा है, यानी कि आप भूल जाओगे। आज आपने पढ़ा है, कल को आप भूल जाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मेरा जो कहने का कंसर्न था इस बात में वो ये था कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, क्योंकि हिंदी में भी एक कहावत है जो कबीरदास जी का दोहा है, करत करत अभ्यास के जड़ मत होते सुजान, रस्सी आवत जात से पाथर पड़े निशान। तो वही है कि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो एक रस्सी जैसी चीज भी पत्थर को काट के आगे निकल सकते हैं। तो ये तो बात है डीएसएसबी की। तो आप अगर अच्छे से मेहनत करेंगे, एक सवाल को समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सवाल को समझो, सवाल के बारे में डिस्कस करो अपने आप से। जो सामने वाला पढ़ा रहा है, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, उसने आंसर बताया, उसने एक्सप्लेन किया, वेरी गुड, लेकिन आप अपनी कोशिश करें तो उसको और आप अपने अच्छे तरीके से आप कैसे एग्जाम्पल क्रिएट करके उसको समझ सकते हैं सवाल को। और भी कई ऐसे सवाल सिमिलरिटी में जो मिल सकते हैं, लैंग्वेज बदल के, मतलब इसमें ये ऑप्शन था तो शायद इसमें ऑप्शन बदल के दूसरे ऑप्शन भी आ सकते हैं। इस तरीके से खुद भी कोशिश करो। जब तक आप खुद कोशिश नहीं करोगे तब तक आपको कोई भी टीचर या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको यही गारंटी नहीं दे सकता कि आप सक्सेस हो जाओगे, क्योंकि आपको खुद की कोशिश करनी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोशिश करोगे तो रिजल्ट आपके मुताबिक आएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरो ट्रांसमीटर बाइंड टू निकोटिन रिसेप्टर्स? निम्नलिखित में से कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर निकोटिन रिसेप्टर से बंधता है? ये इसमें भी कुछ वही है। ऑप्शन ए की बात करें हिस्टामिन है, ऑप्शन बी की बात करें डोपामिन है, या फिर ऑप्शन सी की बात करें ग्लूटामेट है, या फिर ऑप्शन डी की बात करें एसिटाइलकोलिन। क्लियर है दोस्तों? तो इसमें किससे बंधता है? अगर मैं बात की जाए तो एसिटाइलकोलिन से बनता है। निकोटिन जो रिसेप्टर होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर निकोटिन रिसेप्टर से बनता है, तो क्या है वो? एसिटाइलकोलिन, उनसे बंधता है वो। बाकी हिस्टामिन क्या है? ये मस्ट सेल इज टिश्यू एंड वैसोफिल्स इन ब्लड। इन सारों के बारे में पढ़ना। मैं अभी ये थोड़ी देर पहले क्यों बता रहा था? प्रैक्टिस। अगर मैंने अभी ये बता दिया, आपने इंग्लिश में पढ़े, हिंदी में मैंने बता दिया, आंसर भी मैंने बता दिया, और भी इसमें कुछ ऑप्शन है, मैंने उनके बारे में भी डिस्कस किया, लेकिन इनके बारे में आप खुद से, जब तक आप अपनी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खुद से आप अपना डिस्कशन नहीं करोगे, अपने आप से बात नहीं करोगे कभी इस सवाल को लेकर जो सर ने बताया, उससे बेहतर मैं इसको अपने अकॉर्डिंग कैसे समझ सकता हूँ। तो जब तक कोई भी सवाल आपको आसानी, मतलब समझ में आ जाएगा, लेकिन जिसको कहते हैं ना खिचड़ी बन के दिमाग में बैठ गया, भैया अब तो ये एकदम फिट है, अब इसको ये निकल ही नहीं सकता, मैंने इस तरीके से पढ़ लिया है इसके बारे में। तो वही मैं चाहता हूँ कि आप उस तरीके से पढ़ाई को करें कि जो सामने है ना उससे ज़्यादा आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बने। क्योंकि मैं पहले भी कई वीडियोज में कह चुका हूँ कि जब आप उतरोगे जंग में तो वहाँ पे और भी खिलाड़ी मिलेंगे। आप अपने आप में बैठ के अकेले रूम में पढ़ने के बाद, ऑनलाइन पढ़ रहे हो या ऑफलाइन पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद ये सोचो कि मैं आई एम द बॉस, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके जैसे बॉस वहाँ पर 1000 मिलेंगे, उनको पार करके आपको निकलना है। तो आपकी स्टडी या आपकी जो पढ़ाई का लेवल है वो अप होना चाहिए। जो मैं पहले से ही कहता हूँ, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, और प्रैक्टिस प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस कभी मत छोड़ना। आप अभी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, कल को जब आप जॉब करने जाओगे वहाँ भी आपको इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, नीड पड़ेगी, रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ये इसमें कोई दोहराई की बात नहीं, ये आपको हमेशा काम आती रहेंगी। जो आप आज पढ़ोगे वो कल आपके काम आएगी। क्लियर है? चलते हैं अगले सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है हमसे? लोकल एनेस्थेटिक इज MOA, यानी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ। सवाल ये कह रहा है, यानी लोकल एनेस्थेटिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कहाँ पे होता है? तो जैसे कि बात करें ऑप्शन ए की, ब्लॉकिंग कैल्शियम आयन चैनल्स टू प्रिवेंट डिपोलराइजेशन। हिंदी में बोला जाए तो विद्रुप बढ़ को रोकने के लिए कैल्शियम आयन चैनलों का अवरुद्ध करना। या फिर ऑप्शन बी की बात करें, ब्लॉकिंग पोटेशियम आयन चैनल टू प्रिवेंट डिपोलराइजेशन। या फिर ऑप्शन सी की बात करें, ब्लॉकिंग सोडियम आयन चैनल्स टू प्रिवेंट डिपोलराइजेशन। या फिर ऑप्शन डी की बात करें, ब्लॉकिंग मैग्नीशियम आयन चैनल्स टू प्रिवेंट डिपोलराइजेशन। देखो लोकल एनेस्थेटिक का क्या है, देखो ऑप्शन में बता देता हूँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, ब्लॉकिंग सोडियम आयन चैनल टू प्रिवेंट डिपोलराइजेशन। तो क्लियर है? लेकिन ऐसा क्यों है? लोकल एनेस्थेटिक कहाँ पे काम करते हैं?
लोकल एनेस्थेटिक की बात करी जाए तो कहाँ पे किनको रोकते हैं, वो सोडियम चैनल को रोकते हैं। कैसे रोकते हैं कि जैसे कि मुझे यहाँ पर टच हुआ, मेरे यहाँ से एक नर्व, मतलब यहाँ से एक रिस्पॉन्स गया, ब्रेन तक मैसेज पहुंचा कि भाई आपको टच हुआ है। टच हुआ तो मैंने हाथ को पीछे कहते हैं, यहाँ से कुछ सर्कुलेशन या नर्व ने जाके मैसेज दिया ना, वहीं पे क्या, ये सोडियम आयन चैनल जो वो ऐसे घूम रहा है, हमारा जो लोकल एनेस्थेटिक क्या करेगा, उसको बैन कर देगा, यानी उसको कट कर देगा, रोक देगा, उसकी एंट्री बंद कर देगा। इससे क्या है कि लोकल एनेस्थेटिक का मैकेनिज्म का एक्शन कहलाता है। आप इमेज में देख सकते हैं इस तरीके से होता है। क्लियर है दोस्तों? चलते हैं अगले। अगला सवाल क्या है, व्हाट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द लोडिंग डोज नेसेसरली फॉर ए डिजायर्ड ब्लड कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग, यानी दवा की वांछित रक्त सांद्रता के लिए आवश्यक लोडिंग खुराक निर्धारित करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। सवाल ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए की बात करें, क्लियरेंस। क्लियरेंस क्या होता है, निकासी। या फिर ऑप्शन बी है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या है, प्रभावकारी। या फिर ऑप्शन सी है पोटेंसी, यानी ताकत, क्षमता। और ऑप्शन डी है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या पूछ रहा था सवाल हमारा, यूज टू डिटरमाइन द लोडिंग डोज नेसेसरली फॉर डिजायर्ड ब्लड कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। अरे भाई, ब्लड कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग क्या है, हमारा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो इसमें करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? ये बाकी तो समझ आ गई। एफिशिएंसी क्या है, ऑप्शन बी की मैं बात करूँ, एफिशिएंसी क्या था इसमें, किसी दवाई से कितना रिस्पॉन्स प्राप्त किया जा सकता है, ये वो था, किसी भी दवाई को जो हमने दिया उससे हम कितना रिस्पॉन्स प्राप्त कर सकते हैं। तो एफिशिएंसी का मेडिकल टर्म में आप ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हो, लेकिन इसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? अगला सवाल की तरफ चलते हैं। द अवेलेबिलिटी फॉर ए ड्रग वंस बाउंड टू एक्टिवेट द रिसेप्टर एंड प्रोड्यूस ए रिस्पॉन्स इज, यानी हिंदी में बोला जाए, एक बार बाध्य होने पर रिसेप्टर को सक्रिय करने और प्रतिक्रिया उत्पन्न करने की दवा की क्षमता होती है। जैसे कि ऑप्शन ए की बात करूं एपिनिसिटी, या फिर ऑप्शन बी की बात करूं एगोनिस्ट, या फिर ऑप्शन सी की बात करूं एफिशिएंसी, या फिर ऑप्शन डी की बात करूं पोटेंसी। तो देखो इसमें क्या है कि ऑप्शन ए की एपिनिटी क्या होती है, लगाव, मेल। और ऑप्शन बी की बात करूं एगोनिस्ट क्या है, नायक नायक है। या फिर ऑप्शन सी के बाद एफिशिएंसी, वही जो प्रभावकारी तो मैंने पहले बताया था, और ये ऑप्शन डी है पोटेंसी। तो इसमें जो ऑप्शन सी है इज द राइट आंसर, एफिशिएंसी, यानी प्रभावकारी। किसी भी ड्रग्स की जो, जिससे हम क्या है ना, ये प्रभाव की सबसे, किसी भी दवाई से कितना रिस्पॉन्स प्राप्त किया जा सकता है, जो एफिशिएंसी है वो इज द राइट आंसर, एफिशिएंसी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन दैट गिव्स द मोस्ट रैपिड ऑनसेट ऑफ द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट इज। सवाल बड़ा प्यारा सा और आसान है, हिंदी में बोला जाए तो औषधि प्रसाधन का वह मार्ग है जो औषधीय प्रभाव की सबसे तीव्र शुरुआत देता है, यानी फास्टिंग रूट पूछ रहा है, सिंपल सी बात ये है। तो ऑप्शन है इसके, ऑप्शन ए की बात इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, या फिर ऑप्शन बी है इंट्रावेनस इंजेक्शन, या फिर ऑप्शन सी इंट्राडर्मल इंजेक्शन, या फिर ऑप्शन डी है सबक्यूटनस इंजेक्शन। भैया फास्टेस्ट रूट कौन सा पूछ रहा है, तो फास्टेस्ट रूट जो हमारा होता है वो इंट्रावेनस इंजेक्शन, वो वाला रूट हमारा रहेगा इसमें। तो ऑप्शन बी जो है वो इज द राइट आंसर, इंट्रावेनस इंजेक्शन। क्लियर है? सारे ये रूट के बारे में तो पता है, कौन सा श्लोक, कितना ड्यूरेशन है, नहीं पता तो आप पढ़ो, ये आपका होमवर्क है, ये आपने पढ़ना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। कोई भी चीजें नहीं समझ आती हैं तो आपने खुद से कोशिश करनी है पहले, फिर कमेंट बॉक्स में आप, आपका चैनल है, आपके साथ हूँ मैं, आपके अगर कोई डाउट्स है तो आप मुझे बताएं, मैं कोशिश करूंगा कि उनको क्लियरिफाई कर पाऊँ। क्लियर? चलते हैं अगले सवाल की तरफ। द डिसीज इन विच हीमोग्लोबिन इज डिफेक्टिव इन। सवाल है, द डिसीज इन विच हीमोग्लोबिन इज डिफेक्टिव इज, यानी वह रोग जिसमें हीमोग्लोबिन खराब होता है। ऑप्शन ए है हेमाटोमा, ऑप्शन बी है हेमाचूरिया, ऑप्शन सी है हेमोफीलिया, या फिर ऑप्शन सी है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया इज द राइट आंसर। लेकिन इन बाकी के बारे में बात कर लेते हैं। क्या है बाकी का, हेमाटोमा। हेमाटोमा क्या है कि नील सा पड़ जाता है, हेमाटोमा देखा ना आपने, हेमाटोमा नहीं देखा तो गूगल पे चेक करना, हेमाटोमा आपको दिख जाएगा, फोटो इमेज दिख जाएगी। हेमाटोमा जैसे कि यहाँ पे कोई नील पड़ गया, वो या हेमाटोमा कुछ गांठ सी बन रही है, वो हेमाटोमा कहलाता है। गांठ सी मतलब हेमाटोमा की बात कर रहा हूँ मैं, जो नीले नीले नील पड़ जाते हैं इस तरीके से जो होता है वो हेमाटोमा कहलाता है। या वो खराब है ब्लड, या फिर ऑप्शन बी हेमोचूरिया। हेमोचूरिया क्या होता है, हेमोचूरिया यानी यूरिन में ब्लड आना, यूरिन करते समय ब्लड आना, वो हेमोचूरिया कहलाता है। या फिर ऑप्शन सी हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या जेनेटिक डिसीज में आती है। और ये सिकल, ऑप्शन डी द राइट है, ये सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या है कि इस तरीके से मान लो कि सेल है, ये पूरा कंप्लीट सेल है, पूरा कंप्लीट सेल है, अब इसी में से अगर आधा कर दिया जाए तो क्या है, सिकल सेल एनीमिया, यानी उसका पूरा प्रॉपर वर्क ना करना, आधा अधूरा रहना, तो सिकल सेल एनीमिया इस तरीके से अगर खराब होता है तो इस तरीके से होता है। आप इमेज देख लो, सिकल सेल एनीमिया की इस तरीके से होती है। क्लियर है? अगला सवाल,
विच चैम्बर ऑफ द ह्यूमन हार्ट हैज द थिकेस्ट मस्कुलर बॉल। थिकेस्ट मस्कुलर बॉल की बात करें, थिकेस्ट यानी थिकेस्ट की बात कर रहा है, मजबूत की बात कर रहा है। हिंदी में बोला जाए, मानव हृदय के किस कक्ष में सबसे मोटी पेशीय दीवार होती है? मानव हृदय के किस कक्ष में? अभी हार्ट की बात कर रहे हैं, हार्ट के चैम्बर्स पता है आपको, चलो ऑप्शंस पे चले जाते हैं पहले। ए राइट वेंट्रिकल है, या फिर ऑप्शन बी है लेफ्ट एट्रियम है, या फिर ऑप्शन सी है लेफ्ट वेंट्रिकल, या फिर ऑप्शन डी है राइट एट्रियम। अब हार्ट की एनाटॉमी पता है आपको, एनाटॉमी फिजियोलॉजी थोड़ी बहुत पता है। अब ये मान लो कि हार्ट है, आप इमेज देखो, इधर हार्ट की इमेज चल रही है। अब क्या हुआ, जो हमारा इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा ने ब्लड लाके कहाँ पे छोड़ा? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में क्या हुआ, वहां से निकला ट्राइकस्पिड वॉल्व से, कहाँ पे पहुंचा? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल के बाद क्या हुआ, पल्मोनरी आर्टरी आई, पल्मोनरी आर्टरी आई, ब्लड को लिया, ब्लड को लेने के बाद क्या हुआ, वो लंग्स तक पहुंची, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके। हाँ, पल्मोनरी आर्टरी ऐसी है यहाँ पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, वरना आर्टरी नहीं कैरी करती है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी है तो डीऑक्सीजन ब्लड को लेके गई, यानी थोड़ा सा काम करना पड़ा। हार्ट के पास लंग्स है, वहाँ ऑक्सीजन ली, यानी इस बाजू को थोड़ा सा काम करना पड़ा। क्लियर है? समझना मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा काम करना पड़ा। उसके बाद क्या हुआ, पल्मोनरी वेन आई, वो गई लेफ्ट एट्रियम में जाकर वो खुली, लेफ्ट एट्रियम में जाकर ओपन हुई। लेफ्ट एट्रियम में जाकर ओपन होने के बाद क्या हुआ, वहाँ पे मिट्रल वॉल्व के थ्रू नीचे आई, मिट्रल वॉल्व के थ्रू नीचे आने के बाद क्या हुआ, ऑरटा का ऑरटिक वॉल्व ओपन हुआ और ऑरटा के थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड पहुंच गया। यानी कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसने क्या ज्यादा काम किया, ज्यादा काम किया बाकी सब चैम्बर्स के अकॉर्डिंग। जब वो मेहनत ज्यादा कर रहा है, मतलब एक एक्सरसाइज मान लो, अगर मैं इसी से एक बाल्टी रोज उठा रहा हूँ साथ से, इससे कभी कभी उठा रहा हूँ, तो ये मेरा स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग होगा। तो वही इसका आंसर है, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है इसका राइट आंसर। इसकी जो दीवार रहती है यानी थिकेस्ट मस्कुलर बॉल, इसकी रहती है लेफ्ट वेंट्रिकल की। इज द राइट आंसर ऑप्शन सी। क्लियर है? समझ आया? लास्ट सवाल और आखिरी सवाल। आर्टरीज एंड वेन्स आर, धमनियां और नसें क्या हैं? धमनियां और नसें हैं, ये पूछ रहा है। तो सिंपल सा आसान सा सवाल है, आपने तो ऑप्शन आने से पहले बता सकते हो। ऑप्शन ए की बात करें मसल्स, ऑप्शन बी की बात करें ग्लैंड ग्रंथि, या फिर ऑप्शन सी की बात करें ब्लड वेसल्स, या फिर ऑप्शन डी की बात करें चैम्बर। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होने वाला है हमारा, वो होने वाला है ब्लड वेसल्स, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ब्लड वेसल्स। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।